थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा डेटा कैसे क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि डेटा जनरेट कैसा होता है, कि बिग डेटा क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वो बिग डेटा मैनेज कैसे होता है। आपने डेटा क्या होता है हमने समझ लिया, बिग डेटा क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है वो भी हमने समझ ली। बट अब हम पढ़ेंगे कि उस डेटाबेस को, उस बिग डेटा को जो विच इज ह्यूज इन नंबर, लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ सोर्सेज आर इन्वॉल्व, वो मैनेज कैसे होता है। उसको बनाने के लिए हमारे पास एक होता है, सबसे पहले हम बोलेंगे डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि हमारे पास सारी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक स्ट्रक्चर्ड लेवल में करते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब क्लीन, जो डेटा अपनी शेप में है, हम उसको एक इलेक्ट्रॉनिकली और लॉजिकली अपने कंप्यूटर्स में सेव कर देते हैं। ओके, ताकि कभी भी कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके। एक छोटी फाइल आप सोचिए कि आपके पास एक एक्सेल फाइल है और आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज है। अगर मैं क्लाउड स्टोरेज का बैकग्राउंड दूं तो क्लाउड स्टोरेज कुछ नहीं, बस हमारा एक गूगल ड्राइव, जैसे हमारा गूगल ड्राइव है, दिस इज नथिंग बट हमारा एक क्लाउड ड्राइव है कि आप कभी भी अपनी इमेजेस, अपनी एक्सेल फाइल और अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स आप वहां जाके रख देते हैं, उसको कभी भी मैनेज कर सकते हैं। और इवन मैनेज की बात नहीं है, अगर मुझे वो फाइल्स देखनी है तो आप मुझसे गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर देते हैं, यही होता है। सिमिलरली बिग इंडस्ट्रीज में भी यही होता है, लेकिन वहां पे हमारे पास बहुत बड़े क्लाउड स्टोरेज होते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है। वहां पे हमें इमेजेस सेव नहीं करनी है हमारे ट्रिप्स की, हमें वहां पे सेव करना होता है हमारा डेटा। ओके, जहां पे हमारे पास ओरेकल, माई सीक्वल, MS सीक्वल, AWS, बहुत सारे क्लाउड स्टोरेजेस प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। बट क्लाउड इज वेरी सिमिलर टू अ गूगल ड्राइव, अगर आपको समझ में ना आए। और एक लोकल फाइल सिस्टम क्या होता है, लोकल फाइल सिस्टम इज नथिंग, हमारे एक्सेल, हमारी लोकल मशीन में जब एक्सेल, PDF, वर्ड पैड्स बनाते हैं, वो हमारे फाइल्स, सॉरी, जो हम फाइल सिस्टम बनाते हैं वो हमारे जो लोकल सिस्टम में होता है। अब अगर मैं इन दोनों की मेजर डिफरेंस की बात करूं, अब आप सोचिए मैं आपको बोलता हूं कि आपने एक एक्सेल अपनी लोकल मशीन में बना लिया, आप वो मुझे सेंड करिए। अब जब भी आप उसे अपडेट करेंगे आपको हर बारी मुझे एक ईमेल करना पड़ेगा, एग्री। लेकिन क्लाउड स्टोरेज क्या है, आपके पास वहीं पे डेटा है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट पे आ रहा है, ऑटोमेटिकली अपडेट है। अब आप उसको आराम से, अगर आप चाहो तो आप ले लो, मैं चाहूं तो मैं ले लूं। और अगर कोई भी हमारे कोलीग हैं पूरी इंडस्ट्री किसके अंदर, मतलब एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। इट जस्ट दैट उनके पास एक यूआरएल होना चाहिए कि ये जो डेटा है वो उस क्लाउड पे, उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे हमारा पड़ा है। बट फाइल सिस्टम देखिए कि क्या होता है, फाइल सिस्टम होता क्या है कि जब भी आप अपडेट कर रहे हैं, आपको कोई नई चेंजेस करने हैं, आपको हर बारी उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा एक ईमेल के थ्रू, राइट। तो वो, और प्लस हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। गूगल ड्राइव पे हम शेयर करते हैं ना लिंक्स को, तो हु कैन एक्सेस दिस डेटा, वो पूछता है ना कि किस किस चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेस और प्रिविलेजेस रहते हैं कि हम चाहते हैं कि ए और बी बंदा तो देख ले बट सी ना देखे इसको। तो वी हैव अ एक्सेस, हमारे पास एक्सेस और प्रिविलेजेस रहते हैं इनको दिखाने के लिए, हम किसको चाहते हैं कि देखें और कौन चाहते हैं हम ना देखें, ठीक है। और कितना बड़ा डेटा, एक्सेल की एक लिमिटेशन होती है, एक्सेल की एक लिमिटेशन है कुछ 10,44,000 रोज के बाद एक्सेल हमारा काम करना बंद कर देता है, मतलब नंबर ऑफ रोज हम एक्सीड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाउड स्टोरेज के अंदर हमारे पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें हमारे पास कोई स्टोरेज लिमिट नहीं होती है। 20 बिलियन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ऑफ रोज में हम बात करते हैं, ठीक है। और हमें यह भी पता है लोकल सिस्टम जो एक्सेल फाइल में है, ऑल द लिमिटेशन इसकी 10 लाख कुछ है, बट ये 2 लाख और 3 लाख पे, अगर कभी किसी ने एक्सेल पे काम किया तो हमें सबको पता है 2-3 लाख पे आके ये बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करने लग जाता है एक्सेल। और इसी कारण हमारा 2008 और 10 के टाइम रेवोल्यूशन आया जब हमें क्लाउड स्टोरेजेस पे मूव कर गए। ऑल्दो इसका डेवलपमेंट बहुत पहले हो चुका था जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन 2008 और 10 के अराउंड इसकी नीड आ गई कि अब हम एक्सेल फाइल सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हैं, हमें जाना ही जाना पड़ेगा एक क्लाउड स्टोरेज पे। हम हर बारी इतना पेन नहीं ले सकते हैं कि हर बारी हम सिक्योरिटी कैसे दें, उस बंदे को ईमेल से हटा दें, CC से हटा दें, हमारा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है दिन बर दिन, हमें उस क्लाउड पे मूव करना ही पड़ेगा। तो क्लाउड जहां पे हर कोई आके हमारे डेटा को देख सके, डेफिनेटली उसके साथ कुछ एक्सेस और प्रिविलेजेस रहेंगे, और कितना डेटा उस पर स्टोर हो सकता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आप एक स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं जहां पे आप 10 से 15 हजार रोज के साथ कभी काम नहीं करेंगे, तो हम हमेशा उसको कह सकते हैं कि आप एक्सेल के साथ ही रहिए। बट आज के टाइम में कोई भी एक्सेल और इन चीजों पे काम नहीं करता, हम हमेशा एक क्लाउड स्टोरेज की तरफ ही मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो
दिस इज अ प्राइम डिफरेंस बिटवीन अ फाइल सिस्टम और अ क्लाउड स्टोरेज की हाउ दे कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड, नंबर वन. नंबर टू, हाउ दे कैन एक्सेस, हाउ एंड हु कैन एक्सेस ऑनेस्टली, एंड देन कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. बेसिकली डेटाबेस जहां पे हमारा सारा डेटा पड़ा है, एक एक्सेल में टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स के लेके देखिए, वही एक हमारा डेटाबेस होता है. ठीक है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बोलते हैं हम. सेंट्रलाइज डेटाबेस मतलब, अगर मैं बोलूं रेपोसिटरी ऑफ डेटा, रेपोसिटरी ऑफ डेटा मतलब सारा डेटा, सेल्स का, फाइनेंस का, प्रोडक्शन का. एक कंपनी कभी भी एक डोमेन पे काम नहीं करती है. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मारुति, मारुति के पास वेंडर लेवल डेटा होगा, वेंडर लेवल होगा, सेल्स लेवल होगा, परचेज होगा, उनका क्वालिटी होगा, प्रोडक्शन होगा, उनका फाइनेंस होगा, उनके हजारों डिपार्टमेंट होंगे. हजारों डिपार्टमेंट का डेटा एक सिंगल लॉजिकल लेयर में जाके हमने रख दिया है. अगर फाइनेंस वाले बंदों को लेना है वो डेटा, अगर आप ये डायग्राम फॉलो करें, मेरे कर्सर को फॉलो करें, क्लाइंट वन चाहता है कि मैं फाइनेंस के डेटा को जाऊं. मैं क्योंकि हम लोग भी एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं. तो डेटाबेस कुछ नहीं, बस एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, एक रेपोजिटरी जहां पे आपका सारा डेटा इन फॉर्म ऑफ लॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स पड़ा है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में. ठीक है, आप जाएं और एक्सेस कर लें उसको. अब कभी भी किसी की जरूरत नहीं होगी कि जैसे लोकल फाइल में क्या होगा, आप मुझसे बोलेंगे कि क्या आप मुझे फाइनेंस का डेटा भेज सकते हैं, आप मुझे इसका डेटा भेज सकते हैं, किसी सेल्स का. बट डेटाबेस क्या है, आपका क्लाउड पे पड़ा है, आपको चाहिए आप रिट्राइव करो, सिंपल. ठीक है, उसको रिट्राइव कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, वही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, उसको रिट्राइव कैसे करते हैं. ठीक है, डेफिनेटली जब क्लाउड स्टोरेज पे पड़ा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज और कॉलम्स होते हैं. ठीक है, और हमारा डेटा क्वेरी को एफिशिएंट बना देता है, किसी की डिपेंडेंसी को खत्म कर देता है. वी डू नॉट हैव अ डिपेंडेंसी, जस्ट गो एंड एक्सट्रैक्ट. 24 घंटे डेटा अवेलेबल है, 24 घंटे 365 दिन हमारे पास डेटा अवेलेबल है. हमारे पास डिफरेंट टीम्स होती है उसको एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, और ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे पड़ा है. आप जाएं और उस डेटा को देख लीजिए. तो डेटाबेस इज नथिंग बट योर सेंट्रल रेपोजिटरी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स ऑल. ओके, अब हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. हमने सबसे पहले पढ़ा डेटा, फिर हमने बिग डेटा. डेटाबेस क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड स्ट्रक्चर. बट उसको मैनेज कैसे करेंगे अब हम ये भी तो है ना कि डेटाबेस आ गया, बट किसको देखने देना है, किसको नहीं देखने देना, उस डेटा का स्टोरेज फॉर्म क्या होगा, वो सब चीजों पे हम एक सॉफ्टवेयर लेके आए, डीबीएमएस. एक सिंपल सॉफ्टवेयर, कभी कंफ्यूज मत होना. हम हमेशा पढ़ते हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या फर्क होता है. गाइस, वेरी सिंपल फर्क इज, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए. सिंपल, कि जहां पे स्टोर, रिट्राइव, डिफाइन और मैनेज कर सकते हैं. हर एक आदमी की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं कि आप जाओ, आप स्टोर कर लीजिए, आप रिट्राइव कर सकते हैं. हमारी मोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस हमेशा रिट्रीवल प्रोसेस में रहेगी. ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. फिर डिफाइन कैसे करें, हम मैनेज कैसे करें. अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि हमारे पास इतने सारे डेटा बेसिस कि हम उसको किस तरीके से, एक सॉफ्टवेयर तो है हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, बस उस डेटाबेस को हम कैसे स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, इन द फॉर्म ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बस वही हमारा सारा खेल होता है आरडीबीएमएस और डीबीएमएस का. डीबीएमएस एक हमारा डेटा जिसको हम कह देते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और आप जाओ और हमारे डेटाबेसेस को ऑर्गेनाइज वे में डिजाइन करो. दैट्स ऑल. डीबीएमएस विच इज यूज टू स्टोर, रिट्राइव, डिफाइन एंड मैनेज द डेटा इन द डेटाबेसेस. सिंपल. फिर फिर आती है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस की. हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होते हैं, रिलेशनल, नो सीक्वल, ग्राफ डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. बट इन सब में से हम सब में सिर्फ एक फोकस रखेंगे रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि यही हमारा एक अल्टीमेट, जहां पे आप अपनी 100% ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखेंगे सीक्वल के लिए. सो रिलेशनल डेटाबेस को अभी हम पढ़ेंगे. सिंपल. ओके, लेकिन एज आई सेड कि हम हमेशा पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा एक हिस्ट्री समझ में लेनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट आपके माइंड में एक पिक्चर और एक सेंस ऑफ नॉलेज आ जाती है कि हाँ, मुझे इसकी हिस्ट्री से भी मैं कनेक्टेड हूँ. तो आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. हमने यहाँ पे पढ़ा डीबीएमएस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कि एक डीबीएमएस को स्टोर करने का, एक डेटाबेस को स्टोर करने का तरीका होता है रिलेशनल डेटाबेस. हम उसके बारे में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेकिन बिफोर
गोइंग थ्रू द डीप, हम पढ़ेंगे कि आरडीबीएमएस की हिस्ट्री क्या है। आरडीबीएमएस की हिस्ट्री अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो इसको आईबीएम ने 1970s के अंदर वो किया था, आईबीएम ने 1970s में इन्वेंट किया था। अब द फर्स्ट आरडीबीएमएस वाज इन 1976 एंड द इंडस्ट्री गेट अ ब्रेक थ्रू इन 1979 जब ओरेकल इंट्रोड्यूस हो गया था, ओरेकल के और ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है, जो बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन थी, जो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था और इस सीक्वल और रिलेशनल डेटाबेसेस सिस्टम्स के अंदर। बट इसके जो पाइनर्स हैं, इसके जो वो कहते हैं ना रचेता है, वो हमारे आईबीएम है, मिस्टर ई एफ कॉर्ड इन 1970। ओके, बट आप आईबीएम ध्यान रखिएगा, बस दैट्स इतना बहुत है। ओके, बट उसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जहां पे हम कहां से स्टार्ट हुए, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 1915 टू 2016। अब हमें ये सब कुछ पता है कि जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आती रही, हम अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहे। अब उसके बाद एम एस सीक्वल आया, सीक्वल आया, हर एक चीज ओरिजिनेट होती गई, माई सीक्वल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, AWS, और आज से आने वाले 10 साल बाद भी हमारी डेटा की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, डेटा की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ वाली है। हम इन चीज़ों को अपग्रेड करते रहेंगे और एक नए रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स बनते रहेंगे, एक जिसको हम मैनेज कर सकें। तो लेकिन अभी तक हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं एम एस सीक्वल सर्वर्स के ऊपर, सीक्वल एंड एम एस सीक्वल और माई सीक्वल। ओके, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री IBM in 1975. Quick takeaway from this.